वेलकम टू व्योम व्यू पॉइंट, जहां हम यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। और आज का सवाल है, क्या हम इस वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं? जब भी हम एलियन लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमारी इमेजिनेशन कुछ साइंस फिक्शन मूवीज की तरह होती है। वो ग्रीन या बिग हेडेड क्रीचर्स फ्लाइंग सॉसर्स में आते हुए। पर क्या ये सच है? और क्या इस वास्ट यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ये सवाल और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर आज के सबसे एडवांस साइंटिस्ट तक सभी ने यह सवाल पूछा है, क्या हम अकेले हैं? पिछले कुछ दशकों में हमने कई अटेम्प्ट्स किए हैं एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो पावरफुल टेलीस्कोप्स के थ्रू हो या स्पेस प्रोब्स के जरिए। लेकिन क्या अब तक हमें कोई प्रूफ मिला है? चलिए इस वीडियो में हम डाइव करते हैं उन थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज में जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद वहां बाहर कुछ है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटीज को, उसकी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को, और ये भी कि कैसे हमारी अर्थ से अलग प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो बने रहिए वायोम व्यू पॉइंट के साथ, जहां हम करेंगे इस इंट्रीगिंग सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि एक्चुअली एलियन लाइफ होती क्या है और कैसे साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट से इस सवाल के करीब पहुंचने की कोशिश की है। जब हम एलियन लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर एलियन लाइफ है क्या और ये कैसे डिफाइन की जाती है? एलियन लाइफ सिंपली ऐसा लाइफ है जो हमारे प्लैनेट अर्थ से बाहर एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एलियन लाइफ का मतलब सिर्फ हाईली एडवांस्ड बीइंग्स ही नहीं है, बल्कि ये छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या सिंपल सेल्स भी हो सकते हैं। साइंस में इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं और इसे ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, माइक्रोबियल लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ। माइक्रोबियल लाइफ में वो छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिंपल लाइफ फॉर्म्स की तरह होते हैं, और इंटेलिजेंट लाइफ वो है जो कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड स्पीसीज का प्रतीक है, जैसे कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी अर्थ पर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे डीप ओशन में, वोल्केनोज में या फिर एंटार्क्टिका की ठंड में। और इसी वजह से साइंटिस्ट्स को लगता है कि शायद दूसरी प्लैनेट्स पर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एलियन लाइफ माइक्रोबियल हो सकती है, लेकिन एडवांस्ड लाइफ भी तो हो सकती है ना? जितना एलियन लाइफ का कॉन्सेप्ट साई-फाई मूवीज और स्टोरीज में दिखाया गया है, रियलिटी में ये उतना ही कॉम्प्लेक्स और शायद बहुत ही सिंपल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स को लगता है कि अगर माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है तो इंटेलिजेंट लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है। हमें बस सही जगह पर तलाशने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि हम एलियन लाइफ को कैसे ढूंढते हैं? इसके लिए हम टेलीस्कोप्स, स्पेस प्रोब्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेते हैं। मार्स पर जो रोवर्स भेजे गए हैं और हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये सभी हमें ऐसी क्लूज ढूंढने में मदद करते हैं जो इस बात की ओर इशारा कर सके कि कहीं वहां बाहर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि एलियन लाइफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ मूवीज का इमेजिनेशन नहीं है। ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है जिसकी तलाश में हम टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद एलियन लाइफ माइक्रोस्कोपिक हो और शायद एडवांस्ड भी हो सकती है, बस हमें सही दिशा में एफर्ट्स करने की जरूरत है। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए अलग-अलग मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स पर लाइफ डिटेक्ट करने में मदद कर सके? जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, हमें पहले ये समझना होगा कि लाइफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारे अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ एसेंशियल फैक्टर्स की जरूरत होती है। क्या ये फैक्टर्स हमें दूसरे प्लैनेट्स पर मिल सकते हैं? अर्थ पर लाइफ के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने गए हैं: लिक्विड वाटर, एनर्जी सोर्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। लिक्विड वाटर शायद लाइफ के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। हर नोन लाइफ फॉर्म वाटर को यूज करता है क्योंकि यह बायोकेमिकल रिएक्शंस का प्राइमरी मीडियम है। अर्थ के ओशंस, लेक्स और रिवर्स में डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं।
नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज जब किसी नए प्लैनेट या मून की स्टडी करती हैं, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या वहां लिक्विड वाटर का पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मार्स की पोलर आइस कैप्स, यूरोपा और एनसेलाडस पर मौजूद संभावित सबसर्फेस ओशंस, ये सभी साइंस इंडिकेट करते हैं कि वहां कहीं ना कहीं लिक्विड वाटर हो सकता है। ये एक प्रॉमिसिंग फैक्टर है एलियन लाइफ के लिए। लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। हमारे अर्थ पर मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स सन की एनर्जी का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां वॉल्केनिक एक्टिविटी की हीट एनर्जी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है। दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी अगर किसी तरह का एनर्जी सोर्स पाया जाए तो वहां लाइफ के लिए एक बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। यह एनर्जी सोर्स वॉल्केनिक एक्टिविटी से लेकर ग्रेविटेशनल फोर्सेस तक कुछ भी हो सकता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। ये सभी एलिमेंट्स अर्थ पर हर लाइफ फॉर्म के लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि यह लाइफ के बेसिक मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में यूज होते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर अगर यह एलिमेंट्स उपलब्ध हैं तो वहां लाइफ के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्स और कुछ मीटियोराइट्स में कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स की प्रेजेंस इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ प्लैनेट्स पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है जिसे हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये वो एरिया होता है जहां कंडीशंस जस्ट राइट होती है, मतलब न बहुत गर्म और न बहुत ठंडी, ताकि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। अर्थ इस जोन में है और इसी कारण यहाँ लाइफ फ्लरिश कर सके। दूसरे स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स में भी प्लैनेट्स हैं, जैसे केपलर 186f और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, लेकिन हैबिटेबल जोन में होना ही काफी नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट पर अन्य फैक्टर्स जैसे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं: लिक्विड वाटर, एनर्जी सोर्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हम जिन प्लैनेट्स या मून्स पर ये फैक्टर्स डिटेक्ट कर सकते हैं वहां एलियन लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या केवल ये फैक्टर्स इनफ हैं? अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि साइंटिस्ट एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। जब हम एलियन लाइफ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम ह्यूमनॉइड या अर्थ लाइक फॉर्म्स इमेजिन करते हैं, लेकिन यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट्स और मून्स के डाइवर्स एनवायरनमेंट्स को देखकर साइंटिस्ट्स ने कई तरह के हाइपोथेटिकल लाइफ फॉर्म्स का अंदाजा लगाया है। चलिए इन अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में जानते हैं। क्या हम ऐसे लाइफ फॉर्म्स इमेजिन कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे ना हो? हम जो सबसे फेमिलियर लाइफ फॉर्म जानते हैं वो है कार्बन बेस्ड लाइफ। अर्थ पर हर लिविंग बीइंग, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स, कार्बन पर डिपेंड करता है। यह एलिमेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए और प्रोटीन्स बनाने में सक्षम है, जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। ऐसे प्लैनेट्स जहां टेम्परेचर्स मॉडरेट हों और लिक्विड वाटर मौजूद हो, वहां कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स की संभावना ज्यादा होती है। अब इमेजिन कीजिए कि लाइफ कार्बन की जगह सिलिकॉन पर डिपेंड करती है। सिलिकॉन कार्बन के बाद पीरियोडिक टेबल में एक सिमिलर एलिमेंट है और थियोरेटिकली यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकता है। कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स वाले प्लैनेट्स पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां हीट बहुत हाई हो, जैसे वोल्केनिक प्लैनेट्स। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ को इमेजिन करना चैलेंजिंग है, लेकिन थियोरेटिकली यह पॉसिबल है। अर्थ पर लाइफ के लिए वाटर जरूरी है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अमोनिया भी एक पोटेंशियल सॉल्वेंट हो सकता है, खासकर उन प्लैनेट्स या मून्स पर जहां टेम्परेचर बहुत लो है, जैसे सैटर्न का मून टाइटन। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रीम कोल्ड में भी रह सकता है और थियोरेटिकली वहां एलियन लाइफ की संभावनाएं हो सकती हैं। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसे लाइफ फॉर्म्स जो अमोनिया में थ्राइव करते हों? मीथेन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स की पॉसिबिलिटी को भी साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। टाइटन जैसे प्लैनेट्स पर मीथेन और इथेन लेक्स मौजूद हैं। यहाँ की लाइफ मीथेन को सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ की लाइफ वाटर यूज करती है। ऐसे माइक्रोब्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो मीथेन को एनर्जी के लिए मेटाबोलाइज करते हैं। ये लाइफ फॉर्म्स हमारी इमेजिनेशन से परे हैं, लेकिन साइंस के अनुसार थियोरेटिकली पॉसिबल है। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा बेस्ड लाइफ फॉर्म्स का।
यह लाइफ फॉर्म स्टार्स जैसे हाई एनर्जी एनवायरनमेंट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहां मैटर प्लाज्मा स्टेट में होता है। ऐसे हाइपोथेटिकल लाइफ फॉर्म्स एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड्स पर डिपेंड कर सकते हैं और इनकी कोई सॉलिड या लिक्विड स्ट्रक्चर नहीं होगी। हालांकि यह प्योरली थियोरेटिकल है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमें एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज पर सोचने के लिए इंस्पायर करता है। अब एक और एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है एनर्जी बेस्ड या नॉन फिजिकल लाइफ फॉर्म्स का। कुछ साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स बिलीव करते हैं कि लाइफ के लिए फिजिकल फॉर्म होना जरूरी नहीं। ऐसे लाइफ फॉर्म्स प्योर एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हालांकि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन यह आइडिया हमें एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड करके देखने में मदद करता है। तो ये थे कुछ हाइपोथेटिकल लाइफ फॉर्म्स जिन्हें साइंटिस्ट्स ने इमेजिन किया है। शायद यूनिवर्स में हमारी एक्सपेक्टेशन से परे किसी एलियन लाइफ फॉर्म का एग्जिस्टेंस हो, पर क्या हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि एलियन लाइफ की तलाश के लिए साइंटिस्ट्स कौन-कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए बायोम व्यू पॉइंट के साथ। एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते समय प्लैनेटरी कंडीशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। पृथ्वी पर लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और वाटर, वही दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं मिलते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वहां लाइफ इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स और मून्स की कंडीशंस के हिसाब से वहां यूनिक लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्लैनेटरी कंडीशंस किस तरह एलियन लाइफ के नेचर और स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकती है। एटमॉस्फेयर किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्थ पर हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोमिनेंट हैं, जो हमारे जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन मार्स जैसी जगहों पर CO2 डोमिनेंट है और टाइटन की एटमॉस्फेयर में मीथेन है। ऐसे प्लैनेट्स पर लाइफ फॉर्म्स को अलग तरीके से अडेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्स पर CO2 को डायरेक्टली मेटाबोलाइज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करें, या टाइटन पर मीथेन ब्रीदिंग लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए हों। ये कंडीशंस एलियन लाइफ फॉर्म्स को अर्थ से बिल्कुल अलग बना सकती हैं। टेम्परेचर भी लाइफ के लिए एक मेजर फैक्टर है। वीनस जैसी जगह जहां टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है, अर्थ लाइक लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन साइंटिस्ट ने थर्मोफाइल्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए हैं जो हाई टेम्परेचर्स में थ्राइव करते हैं, जैसे अर्थ के हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। इसी तरह आइसी मून्स जैसे यूरोपा पर टेम्परेचर्स -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकते हैं। वहां पर लाइफ एंटी फ्रीज लाइक कंपाउंड्स का यूज करके सर्वाइव कर सकती है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ फॉर्म्स के स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल रिएक्शंस पूरी तरह अलग हो सकते हैं। ग्रेविटी भी एलियन लाइफ की फिजिकल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकता है। लो ग्रेविटी प्लैनेट्स पर लाइफ फॉर्म्स टॉल और लाइट वेट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। वहीं हाई ग्रेविटी प्लैनेट्स पर कंपैक्ट और मस्कुलर लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी एलियन प्लैनेट पर ग्रेविटी अर्थ से दोगुनी हो, तो वहां की लाइफ हमारे हिसाब से शॉर्ट और स्टॉकी हो सकती है, ताकि ग्रेविटी का सामना कर सके। अर्थ पर लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन कई साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ वाटर के बिना भी डेवलप हो सकती है। उदाहरण के लिए, टाइटन पर मेथेन और इथेन के लेक्स हैं। यहाँ पर लाइफ मेथेन को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकती है, जैसे अर्थ पर वाटर होता है। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट्स अमोनिया बेस्ड लाइफ की भी पॉसिबिलिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर किसी प्लैनेट पर वाटर ना भी हो, तो भी वहाँ अलग कंडीशंस में लाइफ का पॉसिबिलिटी बनी रहती है। रेडिएशन भी लाइफ के सर्वाइवल को इन्फ्लुएंस करता है। मार्स जैसे प्लैनेट्स जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहाँ कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन सीधा सरफेस पर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रेडिएशन रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, जैसे अर्थ के डी रेडियोड्यूरेंस। ऐसे में मार्स पर रेडिएशन रेजिस्टेंट माइक्रोब्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। रेडिएशन हैवी एनवायरनमेंट्स में सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिजम्स को यूनिक एडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है। एनर्जी सोर्सेज किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए क्रिटिकल हैं। अर्थ पर ज़्यादातर लाइफ को सनलाइट से एनर्जी मिलती है, लेकिन डीप ओशंस में हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी लाइफ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यूरोपा जैसी जगहों पर जहां सनलाइट बहुत कम है, वहां की लाइफ जियोथर्मल एनर्जी पर डिपेंड कर सकती है। टाइटन जैसी जगहों पर लाइफ केमिकल रिएक्शंस का यूज कर सकती है एनर्जी सोर्स के रूप में। जितनी अलग अलग एनर्जी सोर्सेज, उतने ही अलग अलग एलियन लाइफ फॉर्म्स। तो आपने
में देखा कि किस तरह से प्लैनेटरी कंडीशंस एलियन लाइफ फॉर्म्स को शेप कर सकती हैं। ये सिर्फ अर्थ लाइक प्लैनेट्स नहीं, बल्कि एक्सट्रीम और डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को खोलता है। क्या हम ऐसी लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं। VM व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। अर्थ पर लाइफ के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट, मॉडरेट टेम्परेचर और फ्रेश वाटर। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ पर ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिमैजिनेबल कंडीशंस में थ्राइव करते हैं? इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हमें क्लूज देते हैं कि शायद हमारे सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में कहीं और भी ऐसी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है जो हमारे लिए हॉस्टिल एनवायरनमेंट्स में फ्लरिश कर रही हो। आइए जानते हैं कि एक्सट्रीमोफाइल्स कौन होते हैं और ये किस तरह से एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटीज को सपोर्ट करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन कंडीशंस में सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हैं जो एवरेज लाइफ फॉर्म्स के लिए इनहॉस्पिटेबल मानी जाती है, जैसे कि एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स, हाई रेडिएशन जोन्स, डीप सी वोल्केनिक वेंट्स और एंटार्कटिक के आइस कैप्ड रीजन्स। इन ऑर्गेनिजम्स की एडेप्टेबिलिटी ये सजेस्ट करती है कि अगर दूसरी प्लैनेट्स या मून्स पर हार्श कंडीशंस हैं तो वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करने के चांसेस हो सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर टाइप अपने यूनिक एनवायरनमेंट में स्पेशलाइज किया हुआ होता है, जैसे कि थर्मोफाइल्स। ये ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर्स में थ्राइव करते हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के हॉट स्प्रिंग्स में। साइक्रोफाइल्स, ये एंटार्कटिक जैसे एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोफाइल्स, ये हाई सॉल्ट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे डेड सी में। एसिडोफाइल्स, ये हाई एसिडिटी में फ्लरिश करते हैं, जैसे एसिडिक माइन ड्रेनेज में। रेडियोफाइल्स, ये ऑर्गेनिजम्स हाई रेडिएशन को टॉलरेट करते हैं। इनका एग्जाम्पल है डिनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस, जो इंटेंस रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के एक्सट्रीमोफाइल्स से हमें क्या क्लूज मिलते हैं। कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर मार्स पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो शायद हमारे अर्थ के साइक्रोफाइल्स या एसिडोफाइल्स जैसी होगी, जो कोल्ड और एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है। इसी तरह यूरोपा और एनसेलाडस पर सब सरफेस ओशंस हो सकते हैं, जो अर्थ के डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे हो सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट्स में थर्मोफाइल्स जैसे लाइफ फॉर्म्स पनप सकते हैं। इन एक्सट्रीमोफाइल्स की स्टडीज से साइंटिस्ट्स को उम्मीद मिलती है कि अगर हार्श कंडीशंस में अर्थ पर लाइफ हो सकती है तो दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी लाइफ के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का स्टडी करने का एक और मेजर बेनिफिट ये है कि इससे हमें बायोटेक्नोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी में नए इंसाइट्स मिलते हैं। एक्सट्रीम एंजाइम्स, जिन्हें एक्सट्रीमोजाइम्स कहते हैं, को रिसर्चर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज कर रहे हैं और साथ ही इन एक्सट्रीमोफाइल्स से हमें एस्ट्रोबायोलॉजी में क्लूज मिलते हैं, यानी एलियन लाइफ को सर्च और आइडेंटिफाई करने के तरीके मिलते हैं। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज एक्सट्रीमोफाइल्स के स्टडीज को यूटिलाइज करते हैं ताकि मार्स और यूरोपा जैसे मिशंस में लाइफ डिटेक्शन मेथड्स को इम्प्रूव किया जा सके। एक्सट्रीमोफाइल्स हमें ये दिखाते हैं कि लाइफ अडेप्टेबल है और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पनप सकती है। ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज को वाइडन करता है। अगली चैप्टर में हम जानेंगे कि हम एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। VM व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। जब भी हम एलियन लाइफ के बारे में बात करते हैं, हमारे मन में कई इमेजेस और आइडियाज आते हैं, कुछ साइंस बेस्ड और कुछ साइंस फिक्शन पर आधारित। लेकिन क्या सच में ऐसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं जो साइंटिफिकली एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं? इस चैप्टर में हम कुछ फेमस थ्योरीज और स्पेक्युलेटिव आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे जो हमें एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटीज के बारे में नए पर्सपेक्टिव्स देते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एलियन लाइफ के मुद्दे को और भी इंट्रिगिंग बना देता है। फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने पूछा था, अगर यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं तो फिर हम एलियन सिविलाइजेशंस का कोई साइन क्यों नहीं देखते? ये पैराडॉक्स सजेस्ट करता है कि शायद या तो हम यूनिक हैं या फिर इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन किसी कारण से हमसे कांटेक्ट नहीं कर रही है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस या कम्युनिकेशन गैप्स इसके कारण हो सकते हैं। जू हाइपोथेसिस एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस अर्थ को ऑब्जर्व कर रही हैं लेकिन डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रही। इस थ्योरी के अनुसार
अर्थ और ह्यूमन सिविलाइजेशन को एलियन सिविलाइजेशंस ने प्रोटेक्टेड रिजर्व की तरह रखा हुआ है, जहां वो हमें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन इंटरफियर नहीं करते। ये आइडिया एक तरह से ये एक्सप्लेन करता है कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करती। ये भी संभव है कि वो हमारी सिविलाइजेशन के मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हों। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी है जो एलियन लाइफ के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करती है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा यूनिवर्स एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा चलाया गया सिमुलेशन हो सकता है। अगर ऐसा है तो एलियन लाइफ सिर्फ किसी दूसरी डायमेंशन या रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और हम उसी सिमुलेशन में प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम की थ्योरीज ने इस हाइपोथेसिस को फेमस बनाया है और ये सजेस्ट करता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी कि वो एंटायर यूनिवर्सेस को सिमुलेट कर सकती हैं। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी, जिसे लियू त्सिशिन के नॉवल द डार्क फॉरेस्ट से इंस्पिरेशन मिला है, ये प्रपोज करती है कि एलियन सिविलाइजेशंस एक दूसरे से इंटेंशनली छिप रही हैं। इस थ्योरी के अनुसार हर सिविलाइजेशन दूसरे को थ्रेट की तरह देखती है और इसलिए वे खुद को कंसील करने में विश्वास रखती हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन दूसरे को डिटेक्ट कर लेती है तो उसे पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखती है। ये आइडिया काफ़ी डार्क है और सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स एक डेंजरस और हॉस्टिल प्लेस हो सकता है, जहां हर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म खुद को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। पैनस्पर्मिया थ्योरी एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जो ये सजेस्ट करती है कि लाइफ अर्थ पर या दूसरी प्लैनेट्स पर स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हुई है, बल्कि स्पेस से सीडेड हुई है। इस थ्योरी के अनुसार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स कैरी करते हैं और जब ये प्लैनेट से टकराते हैं तो वहाँ पर लाइफ स्टार्ट हो सकती है। अगर ये थ्योरी सही है तो हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ का सोर्स कॉमन हो और हम सभी इंटरकनेक्टेड हों। पॉप कल्चर में एलियन लाइफ को लेकर कई स्पेकुलेशंस और रिप्रेजेंटेशंस हैं। कुछ एलियन सिविलाइजेशंस को फ्रेंडली दिखाया जाता है जैसे ईटी में, और कुछ हॉस्टिल और डेंजरस जैसे मूवी एलियन में। ये स्पेकुलेशंस हमें एलियन लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारे इमेजिनेशन को एक्सपैंड करती है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब आइडियाज़ हैं जो हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को समझने में मदद करते हैं। एलियन लाइफ के बारे में ये थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। क्या एलियन सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती हैं? अगर हाँ, तो क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? ये क्वेश्चंस हमारे सामने यूनिवर्स के एंडलेस मिस्ट्रीज को रिवील करते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि एलियन लाइफ को सर्च करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और मेथड्स यूज की जा रही हैं। वाईओएम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। एलियन लाइफ के सर्च में सबसे डेडिकेटेड एफर्ट्स में से एक है सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेटी का गोल सिंपल है, ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट करना जो इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस द्वारा भेजे जा सकते हैं। लेकिन क्या ये मिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है और सेटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से इस विशाल कॉस्मिक सर्च को एग्जीक्यूट करती हैं? आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। सेटी एक ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट है जो यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स की सिग्नल्स की तलाश करता है। सेटी इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स को स्कैन करती आ रही है। सेटी का ये मिशन इस आइडिया पर बेस्ड है कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो शायद वो रेडियो या लेजर सिग्नल्स का यूज करके कम्युनिकेट कर सकती है। सेटी प्राइमरीली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, जो लाइट स्पेक्ट्रम का एक लो एनर्जी पार्ट होता है और स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए आइडियल है। सेटी साइंटिस्ट्स रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करके मिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्कैन करते हैं, जो ये डिटेक्ट कर सकती हैं कि कोई अननेचुरल सिग्नल स्पेस से आ रहा है या नहीं। इन सिग्नल्स को एक एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है ताकि किसी भी अनयूजुअल पैटर्न को डिटेक्ट किया जा सके। 1977 में एक बहुत ही इंट्रीगिंग सिग्नल डिटेक्ट किया गया था, जिसे वाओ सिग्नल नाम दिया गया। ये सिग्नल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था। ये सिग्नल इतना पावरफुल और अनयूजुअल था कि एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने इसके पास वाओ लिख दिया था। ये सिग्नल कुछ सेकंड्स के लिए आया था और फिर गायब हो गया, और तब से साइंटिस्ट्स इसे दोबारा ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। ये मिस्ट्री आज भी अनरिजॉल्व्ड है और साइंटिस्ट इसे इंटेलिजेंट एलियन सोर्स का पोटेंशियल एविडेंस मानते हैं। सेटी ने एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे सेटी एट होम कहा गया।
इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी पर्सन का कंप्यूटर सेटी के डेटा को प्रोसेस कर सकता था। सेटी ने पब्लिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया और ये इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंट बन गया, जिसमें लोग अपने आइडल कंप्यूटर टाइम का यूज सेटीज डेटा को एनालाइज करने में कर सकते थे। लाखों वॉलंटियर्स ने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया और ये एक ग्लोबल सिटीजन साइंस एफर्ट का एग्जाम्पल बन गया। हालांकि 2020 में ये प्रोजेक्ट पॉज कर दिया गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और सेटी का डेटा प्रोसेसिंग में लोगों की इन्वॉल्वमेंट एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। एसईटी के साथ साथ ब्रेक थ्रू लिस्टन भी एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है जो इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स की तलाश कर रहा है। ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट की फंडिंग टेक इन्वेस्टर यूरी मिलनर और फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग के द्वारा की गई थी। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके नियर बाई स्टार्स, गैलेक्सीज और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को एनालाइज करता है। इसका मिशन है कि करीब 1 मिलियन स्टार्स को स्कैन किया जाए और पोटेंशियल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाए। ब्रेक थ्रू लिस्टन का ये अप्रोच काफी कॉम्प्रिहेंसिव और लार्ज स्केल है और ये सेटी के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। एलियन सिग्नल्स डिटेक्ट करना सेटी के लिए इतना आसान नहीं है। साइंटिस्ट को कई तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चैलेंज है कॉस्मिक नॉइज, यानी कि नेचुरल स्पेस साउंड्स जो सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस, सैटेलाइट्स और स्पेस डिब्री भी सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेटी की टेक्नोलॉजी को इन इंटरफेरेंसेस को फिल्टर करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि सही डेटा मिल सके। सेटी का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है और कंटिन्यूअसली नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। अब ऑप्टिकल सेटी भी शुरू हो गया है जो लेजर सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टेक्निक्स भी अब डेटा एनालाइज करने में मदद कर रहे हैं। इन टेक्नोलॉजीज से सेटी की कैपेबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं और रिसर्चर्स को उम्मीद है कि अगर कहीं से इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगी। सेटी का मिशन हमें यूनिवर्स की एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। चाहे आज तक कोई एलियन सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन ये सर्च हमें अपने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का एक रीजन देता है। क्या कभी हमें एलियन सिविलाइजेशन से सिग्नल मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर डिपेंड करता है। वियम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अगले चैप्टर में हम एलियन लाइफ की खोज के और भी नए तरीके एक्सप्लोर करेंगे। एलियन लाइफ के डिस्कवरी की कोशिश में हम सिर्फ ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं, बल्कि इसके इम्पैक्ट से हमारे साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग में भी रेवोल्यूशन हो सकता है। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलियन लाइफ का एग्जिस्टेंस ह्यूमैनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। एलियन लाइफ का डिस्कवरी हमारी बायोलॉजिकल साइंसेज और एस्ट्रोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग को एक नई दिशा दे सकता है। अगर हम एलियन माइक्रोब्स, प्लांट्स या इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट करते हैं तो हमें लाइफ के ओरिजिन्स और एवोल्यूशन के बारे में न्यू इंसाइट्स मिल सकती हैं। ये डिस्कवरीज हमें अपने बायोलॉजी के बेसिक्स जैसे डीएनए, सेल स्ट्रक्चर्स और इवन बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में रीइवैल्यूएट करने पर मजबूर कर सकती हैं। एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस का एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्जिस्टेंशियल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर भी पड़ सकता है। सदियों से फिलोसोफर्स और थिंकर्स इस क्वेश्चन पर डिबेट करते रहे हैं कि यूनिवर्स में लाइफ का पर्पस क्या है और क्या हम अकेले हैं। अगर हमें प्रूफ मिल जाता है कि इंटेलिजेंट लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है तो हमें यूनिवर्स में अपने एग्जिस्टेंस के मीनिंग और पर्पस पर नए तरीके से सोचना होगा। क्या हम यूनिवर्स में सिर्फ एक स्पीसीज हैं या फिर कॉस्मिक इकोसिस्टम का पार्ट हैं? ये सवाल ह्यूमैनिटी के सेल्फ परसेप्शन को रिडिफाइन कर सकते हैं। एलियन लाइफ की खोज में हमने जो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स डेवलप की हैं वो खुद में काफ़ी वैल्यूएबल हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमने कई नए इंस्ट्रूमेंट्स, एआई सिस्टम्स और रिसर्च मेथड्स डेवलप किए हैं। एलियन लाइफ को डिटेक्ट करने के प्रयास में हमारे टेक्नोलॉजीज में तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है और ये एडवांसमेंट्स हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज जैसे फील्ड्स में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कह सकते हैं कि इवन इफ वी डोंट फाइंड एलियन लाइफ, ये जर्नी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी में एक लीप फॉरवर्ड साबित हो सकती है। अगर हम एलियन लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस कंफर्म करते हैं तो इसका एक और मेजर इम्पैक्ट होगा हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स पर।
इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज की प्रेजेंस ये इंडिकेट कर सकती है कि स्पेस में लाइफ के लिए कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में हम मार्स और अन्य प्लैनेट्स पर ह्यूमन कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एलियन इकोसिस्टम्स के बारे में नॉलेज से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि हमारे कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। एलियन लाइफ का डिस्कवरी ह्यूमैनिटी को यूनाइट करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन ने दुनिया को एक कॉमन पर्पस दिया था, वैसे ही एलियन लाइफ की डिस्कवरी हमें एक कॉमन शेयर्ड गोल दे सकती है। ये डिस्कवरी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर कर सकती है और ह्यूमैनिटी को एक लार्जर कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में देखने का अवसर दे सकती है। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा मोमेंट जिसमें दुनिया के सभी लोग एक ही मिशन में एंगेज्ड हों, एक्सप्लोरिंग द अननोन एंड फाइंडिंग आवर प्लेस इन द यूनिवर्स। लेकिन हर पोटेंशियल बेनिफिट के साथ कुछ रिस्क्स भी आते हैं। एलियन लाइफ फॉर्म से इंटरैक्शन के बारे में कई थ्योरीज कॉशन भी करती हैं कि ये इंटरैक्शन रिस्की हो सकता है। स्टीवन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट्स ने कहा है कि अगर हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी सिविलाइजेशन के लिए हार्मफुल साबित हो। इसके बावजूद सीटी और बाकी सर्च एफर्ट्स लगातार कॉशन और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ऑपरेट करते हैं। एलियन लाइफ के डिटेक्शन के इम्प्लीकेशंस बहुत ब्रॉड हैं। ये डिस्कवरी एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकती है। अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस इस बात का सिग्नल हो सकता है कि हम स्पेस में भी लाइफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। एलियन लाइफ फॉर्म्स के साथ एक्सचेंज से हमें यूनिक रिसोर्सेज और नॉलेज मिल सकता है जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में मदद कर सकता है। एलियन लाइफ की खोज के इस फैसिनेटिंग जर्नी में साइंस, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ऑल इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे डिस्कवरी हो या सिर्फ एक नेवर एंडिंग क्वेस्ट, ये सर्च हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या कोई और भी है जो उसी कॉस्मिक रियलिटी का पार्ट है? बायोम व्यू पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ इस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते रहिए। अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर इंसाइट्स लाएगा। आज के इस जर्नी में हमने देखा कि जीवन का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों या सितारों के आसपास हो सकता है। हमने डिस्कस्ड किया कि एलियन लाइफ की खोज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक पर साइंस, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या हम एलियंस को ढूंढने के करीब हैं? आज से कई साल पहले हमारे पास इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम गैलेक्सीज और स्टार्स के गहरे हिस्सों तक पहुंच सकें। लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स ने हमें न्यू टूल्स दिए हैं जिनकी मदद से हम डिस्टेंट प्लैनेट्स और मून्स में लाइफ साइंस ढूंढ सकते हैं। अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक्सोप्लैनेट्स की सूची बनाई है जो हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां जीवन हो सकता है। हमारी तकनीक ने अभी तक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करना और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। अब हम अदर स्टार सिस्टम्स में जीवन के संकेत जैसे कि मेथेन गैस, ऑक्सीजन और इवन वाटर वेपर की तलाश कर रहे हैं। 2022 में नासा ने एक्सोप्लैनेट केपलर 452b की खोज की जो अर्थ लाइक कंडीशंस रखता है और साइंटिस्ट्स इसे सबसे अच्छे कैंडिडेट्स में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, क्या हम वास्तव में एलियंस को ढूंढ पाएंगे? यूनिवर्स इतनी वास्ट है कि हम किसी डिस्टेंट गैलेक्सी तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते और इस तरह की जगहों से सिग्नल्स भेजने में लाखों साल लग सकते हैं। इसके अलावा क्या हम एलियन लाइफ को पहचानने के लिए सही टूल्स और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि हम जीवन के रूप में जो समझते हैं वह पूरी तरह से अर्थली कंडीशंस पर आधारित है और हो सकता है कि एलियन लाइफ हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम एलियन लाइफ को खोजने के करीब हैं, लेकिन कब तक? हमें इसके लिए पेशेंस और नई टेक्नोलॉजी के साथ और इंतजार करना होगा। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन और बायोलॉजिकल साइंसेज में एडवांसेस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी चांसेस बढ़ेंगी। हालांकि यह कहना कि हम अगले कुछ सालों में एलियंस को ढूंढ पाएंगे, ये काफी मुश्किल है, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले दशक में उम्मीद है कि नई डिस्कवरीज हमें और क्लोजर ला सकती हैं। मार्स, यूरोपा, जुपिटर का मून और एनसेलाडस, सैटर्न का मून पर जीवन के संकेत मिलने की संभावना है। नए टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस जैसे कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन और अगले जनरेशन रेडियो टेलीस्कोप्स हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे जो हमें एलियन लाइफ की खोज में मदद कर सकते हैं। अगर हम कभी एलियन लाइफ का पता लगाते हैं तो यह सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं होगा, बल्कि यह हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पर भी नई रोशनी डालेगा।
हमें अपनी जगह इस ब्रह्मांड में फिर से परिभाषित करनी होगी। क्या हम अलोन हैं या फिर हमारी तरह का जीवन कहीं और भी मौजूद है? ये सवाल दुनिया भर के फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। आज की यात्रा में हमने देखा कि हम बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज और रिसर्च एफर्ट्स के साथ एलियन लाइफ की खोज में कितनी दूर बढ़ चुके हैं। क्या हम जल्द ही एलियन लाइफ का पता लगाएंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन साइंस और ह्यूमैनिटी के इस सर्च ने हमें एक बात तो सिखाई है, हम अकेले नहीं हैं और हम कभी भी कुछ बड़ा खोज सकते हैं। वायोम व्यू पॉइंट के साथ इस यात्रा को जारी रखें और जानें यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में और भी रोचक बातें। अगर आप इस टॉपिक पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक सवाल के साथ।